नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवीय, आप लोगों का जीएस गुरु। देखिए, जीएस में अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक ही चल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास में आज से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 में हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, इट मीन्स ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अंग्रेजों की भू राजस्व की नीतियां। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होगा वो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों के ऊपर होगा, जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज के ऊपर बात करेंगे। जैसे 1773 की अगर बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल और बिहार में एक सेटलमेंट लेकर आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं 5 ईयर सेटलमेंट। हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके बाद वो लाते हैं वहां पर एनुअल सेटलमेंट, यानी हर एक साल में एक सेटलमेंट आता है। फिर ये जो सेटलमेंट है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर परमानेंट सेटलमेंट बंगाल बिहार में अप्लाई किया जाता है 1793 में बाई द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इस परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, रैयतबाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो ब्रिटिशर्स की कौन सी पॉलिसी के ऊपर होगा, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। यानी रेवेन्यू का जो जनरेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो लैंड एरिया यानी जमीन के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके पहले हम हल्का सा थोड़ी सी बात ये समझें कि इंडिया में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेब्लिश हुआ है, ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल स्टेब्लिश हुआ है, वो कब से हुआ, वो 1757 से हुआ। कब से हुआ, सॉरी 1757, चलिए इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से इनडायरेक्टली कंट्रोल शुरू हो गया। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद तो बंगाल इनके हाथ में लगभग आ ही गया था। और 1765 में आप लोगों को पता है कि किस तरह से बंगाल में इन्होंने अपना डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है स्टेब्लिश कर लिया था, द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी थी। ठीक है, जो 1772 तक चलती है और उसके बाद बंगाल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को पहले से पता है कि किस तरह से 1765 में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है और 1757 में इनडायरेक्टली रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये समझें कि एक एक करके हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में विक्ट्री हासिल की है ना। और विक्ट्री से पहले हम देखते हैं कि ट्रेड या व्यापार वो लोग करते हैं। देखिए, व्यापार की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझना होगी, और नहीं भी समझे तो आप लोग बस ये समझें कि इंडिया में इन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज करनी थी, बहुत सारे विजय करने थे, बहुत सारे युद्ध लड़ने थे। ठीक है, इंडिया में अपने उपनिवेशिक सिस्टम को भारत के दूर दराज के एरियाज तक पहुंचाना था। ठीक है, इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को, देखिए पहले तो क्या करते थे कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। ठीक है, और फिर उसे यूरोपियन मार्केट्स में सेल किया जाता था, और या फिर ऐसे मार्केट्स निकाले जाते थे, ऐसे मार्केट सर्च किए जाते थे जहां पे इंडियन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता था। ठीक है, इस तरह से ये काम होता था। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इंडिया के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे, काफ़ी प्रसिद्ध होने लगे, और पूरे यूरोप में, ब्रिटेन में इंडिया के जो सूती वस्त्र थे, जो कॉटन क्लॉथ्स थे, वही दिखने लगे। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उनमें एक डर पैदा हुआ, उनमें एक ईर्ष्या पैदा हुई, एक जेलेसी पैदा हुई, और उन लोगों ने वहीं पर अपने ट्रेड्स को डेवलप करना शुरू किया और इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाना शुरू किया, महसूल लगाना शुरू किया, और काफ़ी हद तक उसे बैन भी कर दिया। ठीक है, प्रतिबंधित भी कर दिया, यानी भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन करना शुरू किया जा रहा था यूरोप में। ठीक है, तो हालांकि फिर भी वहां पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उसकी अगर कंपेयर की जाए अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स से, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स सस्ते भी थे, और काफी ज्यादा अगर कंपेरिजन की जाए कि दोनों जो प्रोडक्ट्स थे उनका स्तर कैसा था, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे थे, तो ऑब्वियसली इंडिया के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे थे। फिर भी इंडिया के प्रोडक्ट्स चलते रहते हैं। ठीक है, 1813 तक इंडिया के प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भारतीय काश्तकारों को समस्या नहीं होती। लेकिन इसके बाद से इंडिया का जो पूरा का पूरा ये जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उस पर इम्पेक्ट पड़ना शुरू हो जाता। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना है। अब आप ये समझें खाली कि इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात करना है, सॉरी इंडिया में यूरोपियन प्रोडक्ट्स को आयात कराना है। ठीक है, इंडिया में युद्ध करना है, इंडिया में विजय करना है, इंडिया के अलग अलग कोनों तक, दूर दराज के एरियाज तक अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है ताकि उपनिवेशिक सिस्टम दूर दूर तक पहुंच सके। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी बड़े अमाउंट में रेवेन्यू की ज़रूरत थी, इंडियन रेवेन्यू की ज़रूरत थी, भारतीय राजस्व की ज़रूरत थी। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हो जाता, 1757 से ही। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय राजस्व चाहिए है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रेवेन्यू चाहिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रेवेन्यू उन्हें मिलेगा किस तरह से, मालगुजारी से। किस तरह से मिलेगा, मालगुजारी। मालगुजारी का मतलब होता है कि लैंड या जमीन के माध्यम से टैक्स को क्या करना,
प्राप्त करना। ठीक है, तो मालगुजारी के माध्यम से इन्हें ये रेवेन्यू मिल सकता है, और मालगुजारी के माध्यम से रेवेन्यू का मिलना मतलब कि जो इंडियन फार्मर्स हैं, इंडियन काश्तकार हैं, इनके ऊपर जो टैक्स की रेट है, जो टैक्स का बोझ है, वो बढ़ने वाला है। और आज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से पहले से भी अगर हम बात करें तो जब इंडियन रूलर्स रूल करते थे तो वो भी अपने रेवेन्यू जो है वो प्राप्त करते थे कहां से, इंडियन फार्मर्स से, यानी काश्तकारों से। और देखिए उस समय भी इकोनॉमी का मेन सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर था। तो ज्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट होता था इंडियन रूलर्स के माध्यम से भी, वो काश्तकार किसानों के माध्यम से, किसानों की जो उपज है उस पर टैक्स लगाकर ये वसूल करते थे। ठीक है, बीच में क्या होते थे, बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं, बीच में कुछ ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस तरह से फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, फार्मर्स से टैक्स कनेक्ट करते हैं, और ये कहां तक पहुंचाते हैं, रूलर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहले इंडियन रूलर्स, बाद में आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक कमीशन काट लेते हैं और जिससे इनको भी इनकम होती रहती है। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम चलता है। ये जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं ना, इन्हें हम जमींदार या लैंडलॉर्ड्स के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मालगुजारी है ये धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी, जिससे कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और अपने सारे के सारे जो एक्टिविटीज हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो की जा सके। ठीक है, अब ये सब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टारगेट थे मालगुजारी को बढ़ाने के, इसके लिए जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं, हमें उसके बारे में बात करना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को हमें डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो 3 नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, दैट वाज इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, किसके द्वारा ये शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो रैयतवाड़ी सिस्टम आया था, ठीक है, हेक्टर जो मुनरो नामक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा शुरू किया गया था साउथ में, तो रैयतवाड़ी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक और सिस्टम चलता था जिसे हम बोलते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे। और जो छोटे मोटे रेवेन्यू सिस्टम थे, छोटे मोटे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, उनके ऊपर भी हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 टॉपिक का नाम है ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ब्रिटिशर्स की भू राजस्व की नीतियां। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हल्का सा हम रिवाइज या रिकैप कर लेते हैं हमारे पुराने टॉपिक्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि देखिए बहुत ही लार्ज और बहुत ही बड़ा इतिहास होता है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास। अभी तक हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कवर की है 12 टॉपिक्स 12 लेक्चर्स में। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री हमने कवर की है लगभग 8 या 9 लेक्चर्स में। ठीक है, अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो अब जाकर हमारा 5वां टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, 5वां लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने जो 4 टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें पहला ही टॉपिक हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से डाउनफॉल ऑफ मुगल्स होता है, मुगलों का पतन। क्योंकि मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री हम कहाँ पे लाते हैं, तो हम मुगलों को डिस्कस कर रहे होते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, और फिर हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, डाउनफॉल्स ऑफ मुगल, यानी मुगलों के पतन से। क्योंकि औरंगजेब हमारा लास्ट टॉपिक होता है मध्यकाल में, और औरंगजेब के बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं कहां पे, मीडिएवल हिस्ट्री में। और मीडिएवल हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला ही टॉपिक होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, जिसमें हम सारे के सारे मुगल रूलर्स के बारे में बात करते हैं। उन सारे मुगल रूलर्स के बारे में, उन 11 मुगल रूलर्स के बारे में जो आए हैं औरंगजेब के बाद। ठीक है, और औरंगजेब के बाद सबसे पहले उसका पुत्र आता है जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, जिसका जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से रूल करता है, हालांकि उसका ओरिजिनल नाम मुअज्जम होता है। ठीक है, बहादुर शाह के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह रूल करने आता है। जहांदार शाह के बाद उसका जो कजिन है, तो उसका जो नेफ्यू है जिसका नाम था फर्रुखसियर, वो रूल करने आता है। फर्रुखसियर के बाद अजीमुस्सान और एक रूलर रूल करते हैं। कुछ समय के लिए 2 रूलर्स आते हैं 1719 1719 में फर्रुखसियर के बाद। ठीक है, और फिर जो है चलिए 2 रूलर्स हैं जो कुछ समय के लिए रूल करते हैं, और फिर उनकी जो डेथ है, जो उनकी जो मृत्यु हो जाती है बीमारियों के कारण। ठीक है, टीबी और कुछ बीमारियों के कारण उनकी डेथ हो जाती है कुछ ही समय के लिए। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला करके। ठीक है, और फिर रूल करने आते हैं मोहम्मद शाह, जो रूल करते हैं 1748 तक, 1748 तक। मोहम्मद शाह के बाद उनके पुत्र रूल करते हैं, जहां अहमद शाह करके। ठीक है,
फिर शाह आलम, ठीक है। तो शाह आलम जो है, शाह आलम, उनका लंबा शासन चलता है, अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर अगर बात करें तो अकबर सेकंड का रूल शुरू होता है, अकबर द्वितीय का रूल शुरू होता है, और अंतिम जो होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे 11 रूलर्स आएंगे, एक दो नाम यहाँ पे छूट गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करते हैं 18वीं सेंचुरी की इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को, 18वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक स्थिति को, ठीक है। क्योंकि ये ही सीक्वेंस चलता है। अब 18वीं सेंचुरी में जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो मुगलों का पतन हो रहा था और दूसरे इंडियन जो स्टेट्स थे, इंडियन जो रूलर्स थे, इंडियन जो एम्पायर्स थे, वो खड़े हो रहे थे, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे। अभी तक वो किसके कंट्रोल में थे? अभी तक वो मुगलों के आधिपत्य में थे, अब वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंट एम्पायर बनना शुरू हुए, उसमें सबसे बड़ा और विशाल और सबसे ताकतवर साम्राज्य बनता है सबसे पहले नंबर पे, कौन सा? मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य डिस्कस करेंगे। फिर अब जो दूसरा महत्वपूर्ण साम्राज्य जो बनता है वो बनता है सिख एम्पायर या सिख साम्राज्य, हम डिस्कस करते हैं। और फिर हम बात करते हैं कुछ सक्सेसर स्टेट्स की, उत्तराधिकारी राज्यों के। किसके उत्तराधिकार? मुगलों के। मुगलों के उत्तराधिकार में 3 इंपोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला बंगाल, जो मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्वतंत्र कराया जाता है। देन फिर हम बात करते हैं किसकी? अवध की, ठीक है। 1722 में अवध का जो स्वतंत्र नवाब बनता है वो सादत अली खान, या स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना ही कौन करता है? सादत अली खान, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे हैदराबाद राज्य की, जिसको 1724 में इंडिपेंडेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? चिनकिलिस खान या फिर निजाम उल मुल्क आसफ जहां, ठीक है। तो इस तरह से 3 सक्सेसर स्टेट्स की हम बात कर लेते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो और भी कुछ स्टेट्स होते हैं उस समय के 18वीं सेंचुरी में। तो 18वीं शताब्दी की हमने इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशंस की बात की है, उसमें हमने बात की है किस किस स्टेट्स की? तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य, फिर सिख साम्राज्य, फिर जो सक्सेसर स्टेट इसमें अवध, इसमें बंगाल, और इसमें आ जाते हैं आपके तीसरे नंबर पे हैदराबाद। इसके अलावा जो कर्नाटक है, कर्नाटक किस तरह से राज्य बनता है और कर्नाटक के नवाब किस तरह से, या कर्नाटक भी एक हम टॉपिक यहाँ पे लेकर आए थे, उसको भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर अगर बात की जाए इन 18वीं सेंचुरी की पॉलिटिकल कंडीशन के बाद, तो फिर हम बात करते हैं कि इंडिया में किस तरह से अराइवल हुआ है यूरोपियंस का। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पोर्तुगीज, डच के बाद फिर ब्रिटिशर्स किस तरह से 1608 में आते हैं, और फिर किस तरह से ब्रिटिशर्स अपना पूरा एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं, अपना एम्पायर बनाते हैं, ट्रेड में डेवलपमेंट करते हैं। और फिर हम बात करते हैं फ्रांसीसियों, डेनिश लोग जो आए हैं, ठीक है, और फिर फ्रांसीसियों का आगमन हुआ है, और फिर आखिरी में स्वीडिश लोग आए 1731 में। तो इस तरह से जो अराइवल हुआ है, और फिर जो आपस में संघर्ष हुए हैं, ठीक है, और फिर यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स किस तरह से सबसे शक्तिशाली साबित होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। और फिर लेक्चर 4 जब आता है तो लेक्चर 4 में हम बात करते हैं कि लेक्चर 4 में हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इंडिया में विक्ट्री जो हासिल की है ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर। तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर 4 में हम उसी टॉपिक की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में विक्ट्री हासिल की है, और जो विक्ट्री हासिल की है उसमें सबसे पहले हम यूरोपियन जो उनके कंटेम्प्रेरी, जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, उनको कंट्रोल में किया है, जैसे पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डच और फिर फ्रांसीसी, तो इनको कंट्रोल किया। और फिर जो इंडिया पे जो सक्सेस हासिल की है, इंडिया में जो इतनी बड़ी विजय उन्होंने ली है, और ये जो विजय है ये तलवार की नोक पर, यानी कि युद्ध के माध्यम से की गई थी, ना कि उन्हें इजीली किसी भी इंडिया के स्टेट को उन्होंने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। तो इंडिया में जो विजय इन्हें मिली है ये ऑब्वियसली इनके अथक प्रयासों से मिली है, ठीक है, इनके एक सिस्टमेटिक रूल के कारण हुई है, इनके एक नियम कानून और महत्वाकांक्षा के कारण हुई है, और जो इनका एक पर्टिकुलर टारगेट था, उस पर्टिकुलर टारगेट पर ये जो बने रहे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो सक्सेस हासिल की। और ऑब्वियसली आप लोग ये समझें कि इसके पीछे जो बेसिक कारण था वो था, ये कंपनी थी जो एक प्राइवेट कंपनी थी, और एक प्राइवेट कंपनी में जो ऑफिसर्स थे उनको ये अधिकार था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो वो काफी महत्वाकांक्षी थे, और महत्वाकांक्षी होने के कारण वो काफी अच्छे से काम कर रहे थे, ठीक है। अगर आप वहीं पर देखें तो इंडिया में रूलर्स थे, इंडिया के रूलर्स उतने ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे जितने की ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, इसलिए सक्सेस हो पाए। देखिए प्राइवेट कंपनी है, जिसे मौका मिल रहा है अगर व्यक्ति को, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करके दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने काफी अच्छा काम किया, और पूरे इंडिया को क्या कर लिया? कॉन्कर कर लिया। अच्छा काम मतलब उन्होंने अच्छी जॉब की है ना, अच्छा काम ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जॉब अच्छे से की है, अपना इंडिया को सक्सेसफुली क्या किया? कैप्चर कर लिया है, और एक बड़े समय तक 200 सालों तक रूल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो किस तरह से उन्होंने विक्ट्री हासिल की, तो 3 तो उनके कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं। उसके बाद इंडिया में बंगाल को सबसे पहले जीता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर भी बताया, और बंगाल को जीता इसलिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए? बंगाल से हुई, जैसे महालवाड़ी, 5 ईयर सेटलमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें बंगाल बिहार से शुरू होती है।
फिर अगर हम बात करें, देखिए बंगाल ही सबसे बड़ा सेंटर बनता है, सारा का सारा काम ये लोग बंगाल से ही शुरू करते हैं, इसलिए बंगाल का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन वहां पर शुरू की गई। जब एजुकेशन वहां पर शुरू की गई तो फिर वहां के लोगों में भी एजुकेशन आया और वहां के लोगों में भी जागरूकता आई और वहां के लोग भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाते हैं, ठीक है। और जब बंगाल के लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किस तरह से अदर कंट्रीज में फ्रीडम है, स्वतंत्रता है और इंडिया में क्या कंडीशन है। और यही लोग जब वापस इंडिया में आते हैं और यहां पर आकर फिर वो शुरू करते हैं रिवोल्ट्स, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि भारत में जो इंडिया की इंडिपेंडेंसशिप के लिए जो रिवोल्ट होता है वो भी कहां से इनिशिएट होता है, वो भी कहां से शुरू होता है? तो वो शुरू भी होता है कहां से? बंगाल से। बंगाल से ही क्रांतिकारी विद्रोह भी शुरू होते हैं और बंगाल से ही शांतिपूर्ण पॉलिटिकल जो रिवोल्ट है वो भी शुरू होते हैं, ठीक है। तो बंगाली केंद्र बनता है ब्रिटिशर्स के आगमन, ब्रिटिशर्स की पावर के इस्टेब्लिशमेंट का, और बंगाली स्टार्ट होता है, बंगाल से ही स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट भी, ठीक है। और जब ये रिवोल्ट हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर ब्रिटिशर्स जो है बंगाल से अपना सेंटर कहां पर ट्रांसफर करने की बात कर लेते हैं या स्टार्ट कर देते हैं ट्रांसफर करना, कहां पर? दिल्ली में। और फिर बंगाल से 1912 में कैपिटल बना दी जाती है किसे? दिल्ली को। और हालांकि कैपिटल परमानेंट वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो स्टेब्लिश 1931 में की जाती है, क्योंकि जो पूरी दिल्ली है उसे पूरा स्टेब्लिश किया जाता है, नई नई बिल्डिंग्स बनाने का काम किया जाता है एडमिन लुटियंस के माध्यम से, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 1931 तक का, ठीक है। तो इस तरह से हमने विक्ट्री हासिल के ऊपर बात की है। तो बंगाल की विजय पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद होती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं साउथ में मैसूर के ऊपर उन्होंने विक्ट्री हासिल की 4 युद्धों के बाद। फिर अगर हम बात करें तो मैसूर के बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य को जीता, जो उस समय का सबसे बड़ा और बिगेस्ट एम्पायर, शक्तिशाली एम्पायर हुआ करता था, जिसमें अलग अलग मराठा कॉन्फेडरेसी भी हुआ करती थी, जैसे कि सिंधिया है, भोसले है, ठीक है, होलकर्स है। होलकर्स के अलावा अगर हम बात करें तो गायकवाड़ हैं। ये सारी जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी उनके साथ भी अलग अलग ट्रीटी करके उन सबको भी फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया और उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो फिर उन्होंने जीता है सबसे लार्जेस्ट और सबसे अंत में जो इंडिया का एम्पायर ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया था वो था आपका सिख एम्पायर, ठीक है, या पंजाब का जो टेरिटरी थी। और उसके लिए उन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं, एक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1745 से 46 एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1748 टू 49, ठीक है। तो यहां तक की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा आपके ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बात करें 1757 से लेकर 1857 तक 1857 तक, 1857 से फिर जो रूल होता है वो क्राउन रूल होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री रूल होता है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का रूल होता है। यहां पर जो रूल होता है 1757 से 1857 तक का जो रूल होता है वो कंपनी का रूल होता है। कौन सा रूल होता है? कंपनी रूल इसे कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में शासन करती है, ठीक है, रूल करती है, साथ में ट्रेड भी कर रही है, व्यापार भी कर रही है। 1772 तक अगर बात की जाए तो पूरी तरह से व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन 73 से ये क्या करते हैं? रूल करना शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया बंगाल में 1765 से इन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाए थे जो 1772 तक चला था, और 1773 से ये लोग रूल करने लग जाते हैं, पूरी तरह से शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे ना कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो 1773 से डायरेक्टली रूल करना शुरू कर देती है बंगाल में, ठीक है, 1772 से। और जैसे ही 72 से ये रूल करना शुरू करती है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट जो है 1793, 1813, 1833, 1854, 1853, ये सारे जो अधिनियम्स आते हैं, इन सारे एक्ट्स, इन सारे अधिनियमों के माध्यम से धीरे धीरे कंपनी की जो एक्टिविटी है, कंपनी का जो अधिकार है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है इंडिया में, उसको कम करने की कोशिश किया जाता है, किसके द्वारा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, कब से कब तक की? 1757 से 1857 तक की, ठीक है। बट हमारा फोकस यहाँ पे बाकी किसी बात के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस मुद्दे पर है? रेवेन्यू की पॉलिसी पर। और हम कौन सा रेवेन्यू की पॉलिसी यहाँ पे डिस्कस करेंगे? वो है लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री से रिलेटेड है, उनके डिस्प्यूट जो पार्लियामेंट के साथ हुए हैं और जो कुछ भी हुआ है इस बीच में, उन सब को लेकर है। बट देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के ऊपर। तो हमारा फोकस यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के ऊपर रहेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उस मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा।